नमस्कार। बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का मंत्र मिल गया है? क्या वो मंत्र जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, क्या ये वो मंत्र है? क्या जातीय जनगणना वो मंत्र है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी और विपक्ष पटखनी दे सकता है? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कर्नाटक में राहुल गांधी बहुत ही उग्र होकर यह मुद्दा उठा रहे हैं और कर्नाटक की राजनीति से और भी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जगदीश शेट्टर 2012 और 13 में यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर्नाटक में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? मगर किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल में इस खबर को लेकर सुगबुगाहट नहीं है। इसकी चर्चा करूंगा। साथ ही मैं आपके सामने 40 बागियों की लिस्ट भी पेश करने वाला हूं जिस पर गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। मगर सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी ने मंत्र जो है वो दिया है कर्नाटक की राजनीतिक जमीन में। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से आखिर क्यों बच रहे हैं? वो पेशकश जो कांग्रेस की सरकार ने की थी उसे दफना क्यों दिया गया है? राहुल गांधी ने किस तरह से प्रदेश की जनता के सामने और उसके जरिए देश की जनता के सामने जातीय जनगणना का मुद्दा रखा? मैं चाहूंगा आप जरूर सुने उसे। सुनिए। चलिए, आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत 2 साल की सजा सुना चुकी है और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद हुआ क्या? राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खारिज हो गई, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचार शुरू किया कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया। क्योंकि राहुल गांधी ने किसका जिक्र किया था? राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था और उनके साथ चोर और भ्रष्टाचारी जैसे शब्द जोड़े थे। अब भारतीय जनता पार्टी इसे जातीय मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह ओबीसी का अपमान है। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए जातीय जनगणना का मुद्दा इस्तेमाल करते हुए कहा कि ओबीसी का अपमान आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? यानी कि जिसकी जूती उसके सिर। उसी जुबान में राहुल गांधी ने जवाब दिया है बीजेपी को। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात,
जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों। याद कीजिए, पिछली लोकसभा चुनावों में यानी कि साल 2019 में कितनी सीटें आई थीं बीजेपी को? बीजेपी के गठबंधन को करीब 38 सीटें आई थीं। सुपड़ा साफ हो गया था। मगर अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हैं, यानी कि बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली है। बिहार में कामयाबी हासिल करने के लिए इस वक्त बीजेपी के पास सिर्फ एक मंत्र है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। दूसरी तरफ जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव लगातार उग्र हो रहे हैं। ऊपर से जांच एजेंसीज जिस तरह से तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर हमला बोल रही है, उस मुद्दे को लेकर भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें सहानुभूति पैदा हो रही है तेजस्वी यादव के लिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द का सबब है। इसलिए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने कहा क्या है। जितनी आबादी उतना हक। जातीय जनगणना हर वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने का आधार है, वंचितों का अधिकार है। और राहुल गांधी के इस हमले पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल बीजेपी के पास अन्य कई मुद्दों पर भी जवाब नहीं है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर जगदीश शेट्टर 2012-13 में यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे दोस्तों। अब ये कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष का कोई भी नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है, चाहे वो छुटभैया नेता क्यों ना हो, मगर उसको देखिए गोदी मीडिया कितना हल्ला करती है। जगदीश शेट्टर लिंगायत समुदाय के एक प्रभावशाली नेता हैं। बात सिर्फ वहां नहीं रुकती, जैसे मैंने बताया कि वो मुख्यमंत्री हैं। और एक और बात, जब बोम्मई साहब से जगदीश शेट्टर के बारे में सवाल पूछा गया था तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा था कि देखिए हम तो चाहते थे जगदीश शेट्टर को टिकट देना, मगर केंद्र ने मना कर दिया। अब उनके इस बयान की अहमियत को समझिए। उनके इस बयान की यह अहमियत है कि कर्नाटक के अंदर केंद्र जो है वो राज्य के ऊपर हावी हो रहा है, यानी कि यहां पर भी गुजरात मॉडल अपनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए यह गुजरात मॉडल गुजरात में चल गया था, उत्तर प्रदेश में भी चल गया था, मगर कर्नाटक में हालात बिल्कुल अलग हैं। वहां बगावत की स्थिति हो गई। आपके सामने देखिए दोस्तों, ये 40 लोगों की लिस्ट है जो बागी हैं इस वक्त भाजपा में। इन्हें टिकट नहीं दिया गया है और ये लोग अब पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। या तो कांग्रेस का रुख कर रहे हैं या स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और इन दोनों ही सूरतों में वो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त नुकसान कर रहे हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे को लेकर क्या कभी कोई सुगबुगाहट सुनते हैं? मैं आपके सामने कुछ चेहरे पेश करना चाहूंगा जो इस वक्त भाजपा से बगावत करें। एक एक करके ये चेहरे आपके सामने। शंकर आर, गुलिहाटी शेखर, रामप्पा लमानी, लक्ष्मण सवाडी, ये भी कांग्रेस की तरफ, दद्दापा गौड़ा पाटिल, जगदीश शेट्टर जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, रघुपति भट्ट। अब ये रघुपति भट्ट कौन है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। याद कीजिएगा, जब कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर विवाद हुआ था, रघुपति भट्ट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम लड़कियों को स्कूल जाने से रोका था। आज जब उनको टिकट नहीं दी गई है तो देखिए किस तरह से रो रहे हैं। रघुपति भट्ट की आंखों के आंसू, टिकट नहीं मिला इसलिए दोस्तों। आगे देखिए साहब, डॉक्टर विश्वनाथ, एस अंगारा, ये तमाम दिग्गज हैं भाजपा के जिन्हें टिकट नहीं मिला है और ये लोग बगावत कर रहे हैं। 40 लोगों की लिस्ट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। यह सब प्रमाणित करता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी किस कदर मुश्किल में है। मगर मजाल है दोस्तों, कोई भी गोदी मीडिया इस मुद्दे की चर्चा कर रहा हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है। सुनिए उनकी बात। भाई और बहनों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अदानी जी जैसे लोगों की मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की मदद करेगी।
मोदी जी ने बैंकों के दरवाजे अरबपतियों के लिए खोले हैं, हम बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खोलेंगे। और वो यहां नहीं रुकते दोस्तों, वो बार बार बम्बई सरकार या भाजपा सरकार को 40% कमीशन की सरकार बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार से सनी हुई ये सरकार है। हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन लेती है। राहुल गांधी का ये वार, सिद्धारमैया का ये वार भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देते नहीं बन रहा है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। 40% कमीशन खाया, कर्नाटकदल्लागिरतक्कंतದ್ದು 40% कमीशन ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ। काम करवाने के लिए बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के युवाओं, कर्नाटक के महिलाओं से पैसा चोरी किया। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರ, ಯುವಕರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣವನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಬೀಳ್ತಾನೆ। जो भी इन्होंने किया 40% कमीशन इन्होंने लिया। और राहुल गांधी मंच से गौतम अडानी को नहीं भूले, और वो क्यों गौतम अडानी का जिक्र कर रहे हैं इस बात पर भी आप गौर कीजिए, क्योंकि बम्बई सरकार यानी कर्नाटक की जो बम्बई सरकार है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। राहुल गांधी का कहना है कि अडानी भ्रष्टाचार का प्रतीक है, उसके मुद्दे पर प्रधानमंत्री की खामोशी भी भ्रष्टाचार है। यानी कि बम्बई का भ्रष्टाचार, कर्नाटक बीजेपी के भ्रष्टाचार को वो केंद्र के साथ यानी कि केंद्र की भाजपा के साथ बहुत ही चतुराई से जोड़ रहे हैं। बम्बई का 40% कमीशन और केंद्र में गौतम अडानी को लेकर चुप्पी, राहुल गांधी इन दोनों को जोड़ पाने में कामयाब हो गए हैं। किस तरह से वो गौतम अडानी पर हमला बोल रहे हैं कर्नाटक की जमीन पर, आइए सुनते हैं दोस्तों। अडानी जी एक चिन्ह है, करप्शन के एक चिन्ह है। 21वीं सदी में एक व्यक्ति हिंदुस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क, सारा का सारा उठा ले जाता है। हजारों करोड़ रुपए धन जादू से उनकी कंपनी में आ जाता है। सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में चाइना का एक डायरेक्टर बैठा है। ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚೈನಾದ ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। अडानी जी की शेल कंपनी में चाइना का डायरेक्टर है, बात समझिए। मगर जाहिर सी बात है राहुल गांधी ये जो तमाम बातें कर रहे हैं, कोई मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है दोस्तों, कोई मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। और मैं आपको बताता हूं, 10 मई को वोट पड़ने वाले हैं कर्नाटक में, 13 मई को नतीजे आने वाले हैं। अगर 13 मई को भारतीय जनता पार्टी अपदस्थ हो जाती है यानी सत्ता से बाहर हो जाती है, तो यकीन मानिए वो बाहर होगी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अब ऐसे में जिस तरह से विपक्ष कर्नाटक के भ्रष्टाचार को केंद्र के भ्रष्टाचार से जोड़ रही है, यानी कि जिस तरह से इन दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दों को जोड़ पाने में राहुल गांधी कामयाब हो रहे हैं, यकीन मानिए 13 मई को अगर बीजेपी हारी तो केंद्र में अडानी के मुद्दे पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसलिए लगातार कर्नाटक की जमीन में राहुल गांधी गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि 13 मई के बाद कांग्रेस को दिख रहा है मौका 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 मौका। मगर दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये कहा जाए बेंगलुरु अभी बहुत दूर है। मैं आपको बताता हूं क्यों। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। ये ना भूलें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था कर्नाटक में। प्रधानमंत्री का करिश्मा मायने रखता है। दूसरी बात, आप ये भी भूल रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से कर्नाटक की नसों में भाजपा के नेता सांप्रदायिक जहर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब का विवाद इसी राज्य में हुआ था। इसलिए हम ये नहीं जानते कि 10 तारीख को जब जनता वोट डालने आएगी, तो जब वो वोट डालेगी तो उसके जहन में क्या होगा, वो क्या सोच रही होगी। इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हां, जाते जाते कांग्रेस को एक चेतावनी भी
अगर वो बड़े पैमाने पर भाजपा के नेताओं को कांग्रेस में जगह दे रही है और उन्हें टिकट दे रही है तो उसे बाज आना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सामने महाराष्ट्र की मिसाल है, मध्य प्रदेश की मिसाल है, राजस्थान में लगभग कामयाब हो गए थे कि सत्ता में चाहे जो भी आए आखिरकार बीजेपी सरकार बनाती है। अब अगर इतनी बड़ी तादाद में भाजपा के नेताओं को टिकट देगी कांग्रेस और अगर दोबारा वही खेल हुआ यानी ऑपरेशन लोटस हुआ, तो यह पूरी संभावना है कि जो जो भाजपा के नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, बाद में वही नेता वापस भाजपा जा सकते हैं, कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस बात पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।